अम्मा के पैरों में भी आजकल पता नहीं क्या मोटर लग गई है, जो एक जगह पर टिकते ही नहीं है। ये सामान नहीं आया, वो सामान नहीं आया, ये क्या रखा है, वो क्या रखा है। जब तक एक एक बात ना बता दो उनको तसल्ली नहीं आती। अभी भी 10 जवाब देकर आई हूँ, फिर भी कह नहीं सकते कि अम्मा जी हमको कब ढूंढने निकल जाए। अरे तसल्ली आएगी कहाँ से? आखिर उनकी पोती की शादी है। हाँ, इस पीढ़ी की आखिरी शादी। माता पिता से ज्यादा तो अम्मा को उत्साह होगा उसका। खैर वो तो है, अपनी लाडली पोती को अच्छे से विदा करना चाहती है अम्मा, इसलिए एक एक सामान देख परख कर ला रही है। कुछ पसंद नहीं आता तो वापस भेज देती है। शोभा और मनोहर अपने कमरे में बैठकर बतिया रहे थे कि अम्मा की आवाज आई। शोभा, ओ शोभा। लो, हम ना कहते थे कि हमें ढूंढते हुए अम्मा जी आ जाएगी। शोभा, अरे कहाँ है तू? कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे। हम यहाँ है अम्मा, अपने कमरे में। ले, मैं तुझे पूरे घर में आवाज दे रही हूँ। पूरे घर में ढूंढ कर आ गई और तू यहाँ कमरे में बैठी है। अम्मा, हमने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ता ले, सुबह से काम करते हुए थक गए हैं। अरे अभी से सुस्ताने की सोच रही है? जब तक बिटिया विदा नहीं हो जाती, बिटिया की माँ तो कभी सोच भी नहीं सकती सुस्ताने के बारे में। तेरे पास इतना वक्त कैसे आ गया? अरे अम्मा थोड़ी देर बैठो तो सही। बेटे मनोहर ने जबरदस्ती अम्मा को खींचकर अपने पास बिठा लिया। अरे मनोहर, बैठने की फुर्सत किसके पास है? कितना काम पड़ा हुआ है, पता नहीं तुम दोनों को दिखता है कि नहीं। अरे अम्मा सब हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? ये कोई पहली शादी तो है नहीं इस घर में। क्यों परेशान ना हूँ? पहली शादी नहीं है तो क्या हुआ? मेरी पोती की शादी है। कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो छोरी को जिंदगी भर सुनना पड़ जाएगा। अरे अम्मा सब कुछ तो लाकर रख दिया है। अब क्या कमी रह गई? बक्सा तो लाई ही नहीं। अरे आजकल बक्सा कौन देता है? सब कुछ इतना अच्छा दे रहे हैं, फिर भला बक्सा क्यों? ना ना, बक्सा तो जरूर आएगा। आखिर बक्सा खुलवाई की रस्म तो बक्से से ही होती है। ये तो आजकल नया कर दिया कि पेटी खोलकर बस रस्म पूरी कर देते हैं लोग। चलो ठीक है अम्मा, ला देंगे। ले ही आना। नहीं लाऊंगा तो तुम मुझे कौन सा चैन से बैठने देने वाली हो अम्मा? मनोहर टांग खींचते हुए बोला। हाँ ये बात तो सही है, बैठने तो मैं तुझे दूंगी नहीं। माँ जो ठहरी। मनोहर के सिर पर चपत लगाते हुए अम्मा बोली। दूसरे दिन मनोहर बक्सा लाना भूल गया तो अम्मा ने उसे डांट लगाई। अम्मा मनोहर को डांट लगा रही थी तो बड़ी पोती कविता भी आ गई। क्या बात है अम्मा, आप मेरे पापा को डांट क्यों रही हो? डांटू नहीं तो क्या आरती उतारू तेरे पापा की? बक्सा लाने को कहा था, देख अभी तक बक्सा लेकर ही नहीं आया। अम्मा ने अपनी बड़ी पोती से शिकायत करते हुए कहा। सब सामान आ तो गया, अम्मा तो बस एक बक्से के पीछे बावली हुए जा रही है। मनोहर ने भी पेटी के सामने पक्ष रखते हुए कहा। दोनों को लड़ते देखकर कविता की हंसी छूट गई। क्या आप लोग भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अम्मा अभी तो 10 दिन बाकी है, आ जाएगा बक्सा। अरे नहीं आया तो छोटी को सुनना पड़ेगा ससुराल में। जानती है ना, ससुराल वाले एक चीज की कमी भी बर्दाश्त नहीं करते। अम्मा के कहते ही कविता का चेहरा उतर गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली। जानती हूँ अम्मा, बहुत अच्छे से जानती हूँ। ससुराल वाले एक छोटी सी चीज की कमी बर्दाश्त नहीं करते, पर एक बात बताओ, आप इतना कुछ देते हो अपनी बेटियों को, उसमें से आपकी बेटियां कितना उपयोग कर पाती है? कई लड़कियां तो उन सामान को इस्तेमाल भी नहीं कर पाती है। अरे बेटा ये तो रिवाज है, देना ही पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है बेटी इस्तेमाल करे या उसके ससुराल वाले। और वैसे भी सब एक जैसे नहीं होते। अम्मा तो कहकर चली गई, पर कविता को याद हो आया उसकी शादी की बात की बातें, जब विदा होकर वो ससुराल गई थी। तब भी अम्मा ने बक्से के लिए काफी हंगामा किया था। आखिर बक्सा ठीक फेरों वाले दिन आया था और उसी बक्से में कविता की सारी साड़ियां रख कर उसे विदा किया गया था। कविता ससुराल पहुंच चुकी थी। ससुराल भी कोई छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा। 4 तो नंदे ही थी, सब की सब बड़ी और शादीशुदा। जब वो ससुराल पहुंची तो सबसे पहले वही बक्सा खोला गया। रिवाज के मुताबिक नंदों को उसमें से एक एक साड़ी निकालनी थी, लेकिन सब ने अपनी अपनी पसंद की दो दो साड़ियां निकाल ली। कविता कुछ कह ही नहीं पाई और साथ हंसती हुई सिर्फ इतना ही बोली। अरे और चाहिए तो ले लो, अभी तो बहुत साड़ियां आई है। अब भाभी लाड़ चाव नहीं करेगी नंदों का तो कौन करेगा? कविता अपने ससुराल वालों का लालच देकर स्तब्ध रह गई, पर नई नवेली दुल्हन थी इसलिए कुछ कह ना सकी। 2 दिन तो रस्मों रिवाजों में ही निकल गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेहमान चले गए। चारों ननद उनके परिवार अभी भी घर में ही मौजूद थे। तीसरे दिन सब लोगों ने मिलकर उसका सामान व्यवस्थित किया। सामान व्यवस्थित करते जा रहे थे और 10 मीन मेक निकालते जा रहे थे। सोफे तो बाहर हॉल की शोभा बढ़ा रहे थे। वही गिफ्ट में आई हुई सारी पेंटिंग भी हॉल में सजा दी गई थी। भाभी का कमरा छोटा है ये कहकर उसकी ड्रेसिंग और अलमारी सासू माँ के कमरे में शिफ्ट कर दी गई थी। नंदों की शादी की विदाई भी तो देनी थी, तो उसकी बलि चढ़े कविता के दहेज में आए हुए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ये कहकर कि घर में तो सब रखे हुए हैं, इनका क्या करेंगे, जिसे जो जरूरत हो वो उसे दे दो। टीवी बड़ी ननद को दी गई।
फ्रिज दूसरी नंबर की ननद को, वॉशिंग मशीन तीसरी ननद को दे दी गई और मिक्सर ग्राइंडर और सिलाई मशीन चौथी ननद को। क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर बाकी 3 चीज़ों की कीमत को पूरी नहीं कर पाई, इसलिए छोटी ननद को 2 चीज़ें दी गई थी। ले देकर कविता के कमरे में आया तो सिर्फ पलंग और अम्मा का बक्सा। कविता मन महसूस कर रह गई। इतने प्यार से माँ, पापा और अम्मा ने एक-एक सामान संजोया था उसके लिए, और उसमें मिला क्या उसे? शादी में आए हुए गहने भी सासू माँ ने अपने पास रख लिए, ये कहकर कि बहू तुम संभाल ही नहीं पाओगी। जब कुछ दिन रुकने के लिए कविता अपने मायके गई, तब उसने अम्मा से कहा था, क्या फ़ायदा इतना दहेज देने का, इतना पैसा खर्च करने का, इससे अच्छा तो आप मेरे नाम एफडी करवा देते तो कम से कम वो पैसे मेरे काम तो आते। इतनी महंगी-महंगी साड़ियाँ दी थी, वो और इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो नंदे लेकर चली गई। मेरे हिस्से तो पलंग और बक्सा ही आया। जो सोफ़े आपने मुझे दिए थे उस पर भी मेरी सास मुझे बैठने नहीं देती। ये कहकर कि हमारे यहाँ बहू मेहमानों के सामने सोफ़े पर नहीं बैठती। नहीं बेटा, ये तो रिवाज का है, देना पड़ता है। अब ससुराल वाले उसका क्या करते वो उनकी सोच, पर तू पलटकर अपने ससुराल वालों को कभी जवाब मत देना। अम्मा ने ये कहकर उसे चुप करा दिया। जब विदा होकर कविता वापस ससुराल गई तो सासू माँ ने उसके मायके से क्या विदाई मिली है वो दिखाने को कहा। तब कविता ने वो सारी विदाई दिखा दी। उनमें से कुछ साड़ियाँ सासू माँ ने ये कहकर अलग रख दी कि अब तुम्हारी नंदे आए तो उन्हें दे देना। पर कविता ने पलटकर जवाब दे दिया, माफ़ करना माँ जी, ये साड़ियाँ मुझे मेरे मायके वालों ने दी है। अगर मुझे मेरी नंदों को देना होगा तो मैं मेरे पास से अलग से खरीद कर दे दूंगी, या जो मुझे साड़ी उन्हें देनी होगी वो दे दूंगी। ऐसा कहकर कविता साड़ियाँ लेकर अंदर कमरे में चली गई। सासू माँ उसे जाते हुए देखती रह गई। लेकिन उसके बाद से सास बेचारी और बहू अत्याचारी हो गई। सास रो रो कर अपने खुद के बनाए किस्से सुनाती और लोग चटकारे ले लेकर सुनते। यहाँ तक कि नंदों के मन में भी भाभी के लिए कोई सम्मान नहीं था। जबकि ये बात अलग थी कि सास आज भी उसके दहेज में आए हुए सामान को खुद इस्तेमाल करती थी, और कविता वो अपना वही पुराना बक्सा और अपने पति के लाई हुई अलमारी में अपना सामान सहेजती रहती थी।